हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस हिल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट संविधान में हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मात्र 1 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी कल हमने जो है नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की थी, आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। इससे जो भी प्रश्न बनने होंगे मैं सारे प्रश्न आपको बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। भारत का संविधान नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भारत के संविधान में जो है भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। यही क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में 3 नंबर पे क्या है? मूल अधिकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है एकदम। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है इसके आगे इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है तथा इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अब बात आती है कि मूल अधिकारों को लिया कहाँ से गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मूल जो अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, एकदम रट लीजिए। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम मूल अधिकार किस देश ने प्रदान किए थे, तो सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने जो है अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। किसने? सर्वप्रथम फ्रांस ने। कब? 1789 में। नेक्स्ट आता है हमारा, अब आता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। अब यह क्वेश्चन भी बहुत जो है विवादित है। विवादित नहीं, यहाँ पे बच्चे मतलब गलत कर जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए जो मूल लगा हो, मूल का मतलब होता है जब संविधान का निर्माण हुआ हो। ठीक है, जब लिखा हो कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, और यहाँ पर थे दिया होगा, थे का मतलब पहले वाला, तो 7 अधिकार थे। पहले हमारे कितने अधिकार थे? 7 अधिकार। और मौलिक कर्तव्य कितने जो हैं? मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन क्या हुआ आगे यहाँ पर? लेकिन संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व 19 सा को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। यही क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है घुमा फिरा कर। इससे बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 तो कि संपत्ति के अधिकार को जो है कब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो ऑप्शन आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एकदम आपको सन सहित पूरा ये संशोधन रटा होना चाहिए। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित है, तो संपत्ति के
मूल अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब कैसा बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और या किन अनुच्छेदों को हटाया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 31 व 19 ठीक है, अनुच्छेद 31 और 19 अब यह किसमें कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और कैसा बन गया है अधिकार, अब विधिक अधिकार बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जान लेते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सीधे सीधे ऑप्शन में यही पूछा जाता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। ठीक है, आपको जी सारे याद रखने हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 19 से 22 जो है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह 25 से 28 तक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार यह हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 32 से 35 तक क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। यही 6 मूल अधिकार हैं। और आपको यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी सारे इम्पोर्टेंट है, इसको 1 बाय 1 जो है चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत पहला हमारा अनुच्छेद 14 आएगा। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अंतर्गत वर्णित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब समता का अधिकार या विधियों के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। आपको यह सीधे सीधे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सीधे या जो क्वेश्चन पूछा जाना फ्रेंड्स, मैं वही बता रहा हूँ। पूछा जाता है हमारा क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है, तो वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है, किसी को भी धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर जो है उसको भेदभाव उस पर नहीं किया जाएगा। या किसमें है, अनुच्छेद 15 में है। क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव 15 में आपको ध्यान रखना है, सीधा भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी में। ठीक है, या अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 16 की। तो सीधे या क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। क्या, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। राज्य के अधीन आने वाले किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार है। मतलब जितनी भी नौकरियां हैं उन पर जो है किसी से भी इसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यह पूछा जाता है, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीधे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है,
तो अनुच्छेद 17 आपको एकदम गोली की तरह रट लेना है, बिल्कुल ही रट लेना है। अस्पृश्यता, आपको ध्यान रखना है, पृश्यता कब आएगी, 17 जब आ जाएगा तब पृश्यता आ जाएगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत अब अस्पृश्यता उन्मूलन कर इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया तथा यह अनुच्छेद किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 आपको एकदम रट लेना है। और नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का अंत जो है हमारा अनुच्छेद 18 में है। किस में है, अनुच्छेद 18 में है। क्या है, उपाधियों का अंत। सीधा आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। जितना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप उतना याद कर लीजिए बस, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्वतंत्रता का अधिकार, अब आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में पहला है हमारा अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 ही, मतलब मूल अधिकार 6 ही, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर 6 तरह की स्वतंत्रता है। कौन कौन है वह स्वतंत्रताएं, यह भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता कितनी है, स्वतंत्रता तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 ही हमारी स्वतंत्रता हैं। आपको ऐसे याद रखना है। अगर ज़्यादा कभी डीप क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का अगर बनाया जाता है, तो ऐसे पूछ देते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। अब आपको अनुच्छेद इसी में से देगा ऑप्शन में कि अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो अभिव्यक्ति जिसमें आप अपने आप को व्यक्त करेंगे वो अनुच्छेद 21A के 19A के अंतर्गत व्यक्त करेंगे। सबसे पहले क्या करता है आदमी, अपने आप में जो है बताता है। बताता कब है, मतलब ए से शुरुआत होगी 19A। और बी में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित व सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आपको शांतिपूर्वक आप कहीं भी जो है अपनी सभा करने के लिए स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्वक स्वतंत्रता सभा करने के लिए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19B में है। क्या, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब जो लोग अपना संघ बनाते हैं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, महामंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। यह किसमें है, आप C से संघ ध्यान रखिए, 19C में है। और D में क्या है, अवधि संचरण स्वतंत्रता, 19D। 19E में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास व बसने की स्वतंत्रता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 19E के अंतर्गत। और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, व्यवसाय सबसे लास्ट में मिलेगा 19G के अंतर्गत। ठीक है, आपको ये सारी स्वतंत्रताएं याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या आएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। सीधी बात है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में है। तो अनुच्छेद 20 किससे है, अपराधों के दोष सिद्ध, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास संरक्षण है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये हमारा डेली लाइफ में भी यूज होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। नंबर 1 तो यही बात, अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर
नहीं किया जा सकता है। यह सब जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 हमारा क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध की स्वतंत्रता या संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है। और 21 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आपको ऐसे ध्यान रखना है, पहले जो अपराध करेगा वह संरक्षण ढूंढेगा। अपराधों के दोष सिद्ध हेतु संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में। और जब वो अपने आप को निर्दोष साबित कर देगा तो उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी मिल जाएगा उसके अगले नंबर पर, यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या मिल जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सीधे सीधे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स टाइम हमारे पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रिवीजन भी करवाना है। मैं संविधान का एक आपको लास्ट में अभी ही लगभग 10 से 15 दिनों बाद मास्टर वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स बस आप इतना करिए कि आप जो है हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो। क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप जो है थोड़ी सी देर में जो है अपने दोस्तों को सेशन शेयर कर सकते हो। अब बात आती है अनुच्छेद 21 का। इसे तो आप एकदम रट लीजिए, एकदम बिल्कुल भी इसमें तो कोई जो है लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसे आप बिल्कुल अनुच्छेद 21 का सबसे पहले हमारा पूछा जाता है अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी। आपको ध्यान रखना है। या अनुच्छेद का के अंतर्गत किसका वर्णन है? तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य भी ध्यान रखना है कि मतलब कक्षा 8 तक तो पढ़ाई होना चाहिए हर बच्चा। तो अनुच्छेद 21 का आपको जैसे ही आप अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद जब उसको स्वतंत्रता मिल जाएगी तो का साथ में जब 21 के साथ में का आ जाएगा तब वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए। आपको यह बिल्कुल एकदम रट लेना है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ धाराओं में गिरफ्तारी व विरोध में संरक्षण, मतलब पुलिस आपको यहाँ पर जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकती। कुछ जो है हमारी स्थितियां होती हैं, तो उन स्थितियों को जान लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से हिरासत में ले लिया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। हिरासत में लेने का कारण, आप कारण नंबर 1 तो आप कारण पूछेंगे कि आप मुझे किस कारण से जो है जेल ले जा रहे हैं। दूसरा है हमारा 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कोई किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और पेश जो हमारा तीसरा क्या है? उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वह अपने वकील से सलाह भी ले सकता है। वह भले गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन वह कानूनी सलाह किसी भी वकील से ले सकता है, इसलिए वह स्वतंत्र है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जाएगा सिर्फ कि गिरफ्तारी व विरोध के संरक्षण के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार।
इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं। नंबर जो है हमारा 23, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से बेगार व बलात् श्रम व व्यक्ति की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का जो बहुत से बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है या उन छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, इसके अंतर्गत सिर्फ वही आएगा मानव का दुर्व्यापार। मतलब आप किसी भी बच्चे को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। या किसमें है मानव का दुर्व्यापार, सीधे सीधे यही पूछा जाता है मानव का दुर्व्यापार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। मतलब क्या है, अनुच्छेद 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी भी कारखाने या किसी भी अन्य जगह पर कार्य करने के लिए निषिद्ध हैं, प्रतिबंधित हैं। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने या किसी अन्य जगह जो है वह कार्य नहीं कर सकते हैं। या किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है बाल श्रम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने व प्रचार करने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, या किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 25 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को वह अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अनुच्छेद 26 में है हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने तथा प्रशासन करने का अधिकार है। वह मतलब अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट है हमारा आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं कर सकता जिसको धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। मतलब यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंदिरों में जितना चढ़ावा होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। चाहे वो 100 रुपये का चढ़ावा हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा हो, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। यह अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनुच्छेद 28, राज्य निधि से पूर्ण रूप संचालित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं दी जाएगी, तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि धार्मिक शिक्षा मतलब ये नहीं स्कूल में एक ही धर्म की शिक्षा को नहीं दिया जा सकता है, महत्व को बताया जा सकता है अलग अलग, लेकिन जरूर एक ही शिक्षा मतलब एक ही धर्म को उसी को जो है सर्वोपरि माना जाए, बाकी अन्य किसी को नहीं। तो ऐसी शिक्षा जो है किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाएगी। या किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो हमारे अनुच्छेद 30, 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित हैं। 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन हमसे सीधे यही पूछा जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संवर्धन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अब अल्पसंख्यक कौन कौन होते हैं इसे भी देख लेते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित कर सकता है। वर्तमान में केवल 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, मुस्लिम,
अल्पसंख्यक माने जाएंगे, पारसी अल्पसंख्यक, ईसाई अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक। तो आपको यह भी पता चल गया कि वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, तो 6 समुदायों को। ठीक है, आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के जो है यहाँ पर प्रशासन करने, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। मतलब अल्पसंख्यकों की शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती है। क्या, अल्पसंख्यकों की शिक्षण व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी, अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 32 है, क्योंकि अनुच्छेद 31 को तो जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 से प्रश्न क्या बनते हैं, अनुच्छेद 32 नंबर 1 प्रश्न पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर किसी के अधिकारों को सीमित किया जाता है या उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, तो वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है, वहाँ पर जो है उसकी याचिका दायर कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हृदय और आत्मा आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और किसने कहा था, यह भी बहुत पूछा जाता है, तो BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्वेश्चन आपसे यहाँ यह बनेगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिटें डाली जा सकती हैं, तो 5 प्रकार की रिटें डाली जा सकती हैं, 5 प्रकार की, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में आपको केवल नाम ही मालूम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली है रिट, अर्थात निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो या लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, मतलब जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा परमादेश। परमादेश क्या है, इसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी, सरकार या निगम को उनके लोक कर्तव्य या विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य पालन के लिए आदेश करता है। परमादेश मतलब आदेश करता है, आपको इतना ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हमारा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध। यह लेख अधीनस्थ न्यायालयों को, न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने और नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल उनके नाम ही याद रखने हैं। पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है, और पांचवा हमारा जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को थोड़ा समझ लेते हैं, अर्थात आपका अधिकार क्या है। यह लेख एक ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हो और जिसको धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार नहीं हो। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 में फ्रेंड्स इतना ही है। अब यहाँ पर जो है हम अनुच्छेद 34 और 35 को समझ लेते हैं। इन सारे अनुच्छेदों पर हम जो है चर्चा कर चुके हैं, एक बार इसे जिया देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16,
19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतवर्ष के नागरिकों के लिए हैं। शेष सभी अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। आपको यह थोड़ा सा याद रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय सामान्यतः मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का निलंबन नहीं होता है। मतलब अगर कभी भी आपातकाल लागू होता है तो उसमें मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो कहा गया है उसका निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 34 में क्या है, जब सैनिक विधि लागू हो तो संसद मूल अधिकार प्रतिबंधित कर सकती है। और 35वां है हमारा, अनुच्छेद 34 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान का वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद से उससे संबंधित क्वेश्चन थे, सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और मूल अधिकारों से अब आपका इससे भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को फ्रेंड्स शेयर जरूर किया करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।